अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे ये मॉडल पेपर है। पेपर पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, पहले भी डिस्कस हुआ होगा। अब मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा सा एनालाइज करूं आप लोगों के साथ मिलकर लास्ट मोमेंट कि एग्जाम में हमें जिस पैटर्न का पेपर मिलने वाला है हम थोड़े से पहले उसके बारे में हार्मोनाइज, हमें थोड़ी सी उसके बारे में हमआहंगी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले भी पता है कि हमारा पेपर 3 आवर्स और 15 मिनट्स का पेपर होता है। 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम होता है। इसके अलावा आपने पेपर जो भी सॉल्व करना है वो ब्लैक पेन से करना है। अच्छा, वो पेन इंक पेन भी हो सकता है बट जेल पेन अलाउ नहीं करता है। अच्छा बच्चे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने पेपर पे सॉल्व नहीं करना, जो आंसर स्क्रिप्ट आपको मिलेगा उसी पे आपने सॉल्व करना। ठीक हो गया जी बच्चे। इसी तरह से टेक्स्ट के रेट्स लास्ट पेज पे गिवन है, पहले इसको देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाइएगा, ये देखिए, ये सारे के सारे टैक्स के रेट्स हैं, यहां से स्टार्ट हुए। ठीक हो गया। ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के हैं और एओपी के हैं। इसी तरह से कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज के रेट्स गिवन है। और इसके अलावा जो जो रेट्स आपके पेपर से रेलिवेंट थे वो एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर हो गया जी बच्चे। अब देखिएगा बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस ना कर जाए वो ये है बच्चे, हमारा पेपर सेक्शन में डिवाइड हो गया होगा। अब 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बच्चे बी है। सेक्शन ए रेंज में 60 to 70 मार्क्स का होगा, 60 से 70 नंबर तक का पेपर सेक्शन ए में होगा। बाकी 30 से 40 नंबर 35 नंबर तक का पेपर सेक्शन बी में होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स बनेंगे। अब सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो किससे रेलिवेंट है? एमसीक्यू से। अभी क्विकली मैं सिर्फ आप लोगों के साथ गो थ्रू कर रहा हूं। अब ये देखिएगा, कुछ एमसीक्यूज 1 नंबर के, कुछ एमसीक्यूज 2 नंबर के, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन के होंगे, उसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा होंगे। और ये देखिएगा, ये आपके सामने टोटल कितने एमसीक्यूज है? 8। और अगर इसका टोटल करेंगे तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का पेपर आपका एमसीक्यूज का है। जी बच्चे, बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इसके बाद ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको मैं बिल्कुल सेपरेट कर दूं। इसके अलावा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल है या नहीं है? न्यूमेरिकल पोर्शन कितने मार्क का है? 12 मार्क्स का। अब नोट करते जाइएगा, 12 नंबर का पेपर न्यूमेरिकल आउट ऑफ 90। जो एमसीक्यूज है उसमें कुछ एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस पे होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये भी आपसे क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स के मुताबिक आपने क्या करना है? कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। ये कितने मार्क्स का है? अब टोटल करें, 12 + 7 19। क्लियर हो गया बच्चे? देन ये टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन है, ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का
बी पार्ट, ये कोड ऑफ एथिक्स का, ये देखिएगा कोड ऑफ एथिक्स 4 नंबर का पेपर आया हुआ उसमें से, ठीक हो गया। और पहला पार्ट था टैक्स ट्रीटमेंट का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ रेहान, कितने मार्क्स का बचे। अच्छा और ये टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, आपने ट्रीटमेंट बतानी है लॉसेस की, पास पेपर का सवाल ही है, ये किया भी हुआ है किताब के अंदर या किट के अंदर मौजूद है। अच्छा अभी आप ऐसा करें 19 प्लस 3 करें, कितने मार्क्स हो गए 22, गॉट इट। अच्छा इसके बाद बचे ये भी रिटेंशन का थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेल्स टैक्स का ही हिस्सा है, ये भी पास पेपर्स का ही है, मॉडल पेपर में शामिल किया हुआ है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन। अभी तक 22 मार्क्स तक का हमने न्यूमेरिकल पोर्शन देखा, ऐसा ही है। इसके बाद देखिएगा सेक्शन बी शुरू हो गया और सेक्शन बी की रेंजिंग क्या है 30 से। क्वेश्चन नंबर 7 डिटेल बिजनेस का न्यूमेरिकल है, कितने मार्क्स का है, ऐड करें 22 प्लस 19 30 41 हो गया। और ये किसका न्यूमेरिकल आ गया, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, कितने मार्क्स का है जी बच्चे 16 मार्क्स का। 41 प्लस 16 57 मार्क्स, मॉडल पेपर में 57 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, आप देख लें अगर मैं इसमें एमसीक्यूज भी ऐड करता हूं अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल पेपर है। क्लियर हो रहा है बच्चे। अभी मैंने मॉडल पेपर ओपन किया, अभी मैं आपके सामने पेपर ओपन करने लगा और पेपर को शुरू करते हैं, रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर अटेम्प्ट करना। आप ये समझ लीजिएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी सिर्फ क्या चीज है, सिर्फ जो आपके एमसीक्यूज ऐड हुए हैं वो चीज है, बाकी पेपर का पैटर्न तकरीबन वही रहता है। हाँ जो रिपोर्टिंग के पेपर है उसमें चेंजेस है, लेकिन जो टैक्स का पेपर है आपका तकरीबन वही पैटर्न है। ठीक हो गया। अटेम्प्ट कौन सी मैंने पिक की है 10 सितंबर 2025। क्लियर है। पहले एनालाइज करते हैं, फिर इसमें से आज कुछ हिस्सा मैं आज सॉल्व करवाऊंगा, कुछ हिस्सा कल सॉल्व करेंगे। आज मैं फोकस करूंगा न्यूमेरिकल को प्रेफर करूंगा, एक बिजनेस का, सेल्स टैक्स का, और अगर इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल है तो वो पिक करूंगा। ये 3 आज मैं न्यूमेरिकल पिक करूंगा, ट्रीटमेंट के सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्री करते हैं मेरे साथ, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि पेपर में हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। मुश्किल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मैंने कहा ना 20% न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है या 15% न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से बाकी पेपर क्यों खराब कर रहे हो। सबसे पहले एनालाइज करते हैं। देखें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल लग रहा है, कितने मार्क्स का बचे काउंट कर लीजिएगा, 16 मार्क्स न्यूमेरिकल पोर्शन। अच्छा बच्चे, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर रूल्स मेड अंडर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक हो गया, और डिफरेंट है, और साथ लॉसेस का कुछ कॉन्सेप्ट है। कितने मार्क्स का बचे 11 नंबर। आगे डिफाइन स्पेकुलेशन बिजनेस, डेफिनेशन पूछी हुई है, और कैसे ये स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन आपस में डिफर करते हैं, ये ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है। अभी 16 प्लस 11 कीजिएगा, 27 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन है। अभी कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, थ्योरी का या टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, पूरे का पूरा क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, उसका बी पार्ट भी ट्रीटमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ये भी थ्योरी का सवाल है जी, न्यूमेरिकल है जी, इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल है, सॉरी इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल, कितने मार्क्स का 7 मार्क्स का। अच्छा अब 27 प्लस 7 34, ये आगे थ्योरी का सवाल है जी, थ्योरी का हिस्सा है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट ये कौन सा न्यूमेरिकल आ गया जी 34 प्लस, इसमें ऐड कीजिएगा जी बच्चे, कितने मार्क्स का है 17 मार्क्स का ये आया हुआ है, 51 हो गया। इसके बाद ये आगे थ्योरी का ही है, और कुछ में आगे थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल की वर्किंग होगी। मैं आपको अमूमन कहा करता था 50-50 तकरीबन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन होगा।
अब ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, शुरू करते हैं। इंडिविजुअल, बिजनेस, सेल्स टैक्स। पहले बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि बिजनेस आप लोगों को हवा बना होगा, परेशानी लगती है। बिजनेस का न्यूमेरिकल देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, फिर टाइम मिला इंशाल्लाह इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल। स्टार्ट करें जी बच्चों, बिजनेस से स्टार्ट करें। सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट, पहले अच्छे तरीके से इसका प्लान बनाते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की प्रोविजन के मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक जो भी गिवन, आपने कैलकुलेट करना है केवीज टोटल टैक्सेबल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स ईयर बच्चे कौन सा यूज करना है? 2025। बट हम कौन सा टैक्स ईयर यूज कर रहे हैं? 2026। टैक्स रेट्स आप मुझे रिवाइज बताएंगे, मैं वो रिवाइज अप्लाई करूंगा। एवरीथिंग इज क्लियर? एग्री विद मी? आपने क्या चीज इग्नोर करनी है? मिनिमम टैक्स का रूल अप्लाई नहीं करना। तमाम रेलिवेंट एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंसेस को शो करवाना है। याद है ना आपको? ये ना सिर्फ हम बिजनेस, इंडिविजुअल, बल्कि सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में भी ये काम कर रहे हैं। और सबसे लास्ट पे, सरचार्ज अगर हुआ तो उसको भी क्या कर दीजिएगा? इग्नोर। वो आपको पता है, बिजनेस नॉन सैलरीड के केस में या बिजनेस के केस में 10% होता है, लेकिन कब? अगर ज्यादा हो जाए। लेकिन कौन सी अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा हो जाए? शाबाश, इनकम की अमाउंट, टैक्सेबल इनकम की अमाउंट। कौन सी अमाउंट? टैक्सेबल इनकम की। ये बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी बात बच्चे हमने क्या पढ़ी थी? लेकिन अगर सैलरीड हो तो फिर 10% नहीं होता, 9% होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया? स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इस न्यूमेरिकल से अपनी बात को। कोकब ब्रदर्स एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो सवाल किसका हुआ? एओपी का। इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, इसमें हमसे मेंबर का नहीं पूछा उसने। रिक्वायरमेंट में कहीं भी उसने कहा मेंबर की इनकम कैलकुलेट करके दो, हमें तो अंदाजा भी नहीं हुआ एओबी का सवाल। अगर वो कह देता एओपी और उसके मेंबर्स की तो पता चल जाना था। यहां पे उसने सिर्फ बिजनेस का पूछा है, तो इसका मतलब है मेंबर्स की वर्किंग नहीं हम करने बैठेंगे, और ना डाटा भी दिया होगा उसने, और अगर दिया भी हुआ तो हम इग्नोर करें जी बच्चे। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ब्रांडेड फुटवेयर, केबीज टैक्स की रिटर्न हैज बीन प्रीपेयर्ड बाय न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर। एक नए अपॉइंटेड मैनेजर ने इसकी टैक्स की रिटर्न बनाई है, जिसने प्रेजेंट किया फॉलोइंग कंप्यूटेशन को, और उसके साथ सपोर्टिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं टैक्स ईयर 30 जून 2025 के लिए, फॉर योर रिव्यू, आपके रिव्यू के लिए। अब आपके सामने ये डाटा गिवन है, बजाय इसके कि आप उसकी गलत वर्किंग से शुरू करें, आपके लिए मुश्किल होगी एग्जाम में। आप सही से नहीं स्टार्ट कर सकते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर लें, हम एडजस्टमेंट खुद कर देंगे। हाँ, अगर इन केस उसने डाटा ही इस तरह से दे दिया कि हम ले ही नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम थी हमें। तो हमने जिस पैटर्न पे वर्किंग किया वो पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। तो हम अपनी वर्किंग शुरू कहां से करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिसाइड हो गया हमारा। अच्छा, अब जरा देखिएगा ये एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन एड बैक होती है, एड बैक करेंगे। क्लियर हो गया? बैड डेट का खर्चा, अकाउंटिंग का खर्चा, टैक्स वाला इसकी इजाजत। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एडमिसिबल, क्या करेंगे? माइनस। अच्छा, टैक्स की डेप्रिसिएशन एडमिसिबल माइनस। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है इन चार में से किसी एक की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ जाए। यस, चारों की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। हिंट दिया हुआ उसने, क्या हिंट दिया हुआ? इन दो की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बाकी दो की नहीं है। तो हमें हिंट मिल गया कि इंफॉर्मेशन नंबर कौन सी एडिशनल है, दैट इज रिलेटेड टू बैड डेट्स। तो हो सकता है इसकी फिगर में मुझे कुछ प्लस माइनस करना पड़े। क्लियर हो रही है बच्चे बात है? ऐसे कीजिएगा कि इसके बाद किसी भी तरह का बिजनेस का न्यूमेरिकल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। जी हाफिज साहब, क्लियर हो रही है बात है सबको? बच्चे आप लोगों को
बच्चे नेक्स्ट पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये खर्चे हमने माइनस कर दिए, एडजस्ट कर दिए, अकाउंटेंट बता रहा है। अब क्या क्या किया होगा, 1.6 million paid to was associate for purchase of raw material, परचेजेस की है ना। अब सारी वर्डिंग अंडरलाइन ना करने बैठ गई, जो रेलिवेंट है सिर्फ वो करें। दिस पेमेंट वॉज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल विद होल्डिंग टैक्स। अब आप मुझे बताइएगा, अगर टैक्स की डिडक्शन किए बिना परचेज की हम पेमेंट कर दें तो वो खर्चा डिसअलाउ होता है, लेकिन परचेज की सूरत में मैक्सिमम। अब मुझे बताएं ये 88,000, अब हमने रूल पढ़ा था, हमने कहा था हम करेंगे सबसे पहला काम 1.6 मिलियन लेंगे, इसका करेंगे 20%। एग्री? कैलकुलेट करें, मुझे बताएं कितनी फिगर, 0.32। और दूसरा ये डेटा है 88,000, इसको भी अगर मैं मिलियन में ले लूं तो कितनी फिगर बनती है विद होल्ड? नहीं, ये नहीं फिगर दी हुई, ये फिगर नहीं दी हुई। एक फिगर हमारे पास है 1.6 मिलियन और दूसरी है 0.32, विच एवर इज लोअर, हमें लोअर ऑफ लेनी है फिगर। तो अब फिगर कौन सी आएगी? 0.32 लोअर ऑफ लेनी है। क्या हुआ? नहीं बच्चे, 1.6 मिलियन है ना, 3,20,000 है ना, 3,20,000 को अगर हम मिलियंस में रिप्रेजेंट करें तो 0.32 बनता है ना। क्लियर हो गया? क्या हुआ? 1.6 में से माइनस करेंगे? नहीं हाफिज साहब देखो, मेरी बात सुनिए बच्चे, अब आप लोगों ने गौर से, हमने खर्चा कितने का बनाया? 1.6 का, ऐसा ही है। ये कहता है कि ये खर्चा डिसअलाउ होगा। क्या बोलता है ये? लेकिन जब हम बात पढ़ रहे थे तो इसकी एक्सेप्शन आ गई थी, कहता है ये डिसअलाउ टोटल मैक्सिमम नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो डिसअलाउ होना है वो कितने परसेंट होना है? तो डिसअलाउ मैक्सिमम कितना होना है? हमने ये पूरा खर्चा ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है ना, तो अब जितना डिसअलाउ होगा उसकी एडजस्टमेंट अब ले ले, वो एड बैक कर दे। अगर हम चाहते हैं, अगर यह माइनस ना किया होता तो हमारे लिए मैक्सिमम एडमिजिबल कितना होता? फिर हमें यह करना था 1.6 मिलियन, इसमें से माइनस करना था 0.32, ये माइनस करना था, जो बाकी बचना था वो होना था 1.28 मिलियन, ये हमारे लिए अलाउएबल बनना था। अगर ये तब करना था जब उसने एक्सपेंस माइनस ना किया होता, तो फिर हमने कहना था ये एडमिजिबल है। अब ऑलरेडी वो कितना माइनस कर चुका होगा, बजाय इसके कि पहले हम 1.6 को रिवर्स करें और 1.28 एडमिजिबल बनाए, बेहतर नहीं है 0.32 की एडजस्टमेंट ले लो, नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्री कर रहे हैं बच्चे? बात समझा पाया हूं ये मैं आपको? तो एक ट्रीटमेंट तो हमने कर ली। अब मुझे बताएंगे बात कितने ऑलरेडी किए हुए न्यूमेरिकल्स में आ चुकी हुई है? काफी न्यूमेरिकल्स में हमने की हुई है ये ट्रीटमेंट। ये हो गया जी बच्चे, पहला पॉइंट तो हो गया। अब बताइएगा 8 मिलियन डाउन पेमेंट की है फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस स्पेस। हमने ऑफिस स्पेस परचेज की है, खरीदी है। अच्छा, अब ये एसेट है, एसेट क्या आपका खर्चा बन सकता है? नहीं, तो ये क्या करेंगे हम? एड बैक कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया, जब मैं सॉल्व कर लूंगा फिर मैं टिक करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा 3 मिलियन हमने पे किया रीन्यूअल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी क्या होता है? एसेट। और एसेट है तो इस पे क्या अलाउ होनी है? अमोर्टाइजेशन। ये पूरी अमाउंट खर्चा नहीं बन सकती, बल्कि बच्चे हमने इस पे अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। सेकंड में बच्चे ऑफिस स्पेस परचेज की हुई है, अगर तो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके हमें बता दिया कि इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग उसने नहीं की, तो फिर हम कंसीडर जरूर करेंगे। अभी हमें इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि जी ऑफिस स्पेस है, बिल्डिंग के जुमरे में आएगी, और बिल्डिंग है तो फिर हम इसका 10% ले लेंगे डेप्रिसिएशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक, ठीक है?
अच्छा बच्चे नेक्स्ट देखिएगा कि क्या कह रहे हैं, लाइसेंस परचेज किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, कितनी मुद्दत के लिए। अच्छा अगर ईयर्स ना बताता 15 साल अज्यूम करने थे, याद रखना है कितने साल अज्यूम करने हैं, 15 साल, यहां पे तो बताए। और इफेक्टिव 1 जुलाई 2000, और अगर मिड ईयर होता तो नंबर ऑफ डेज यूज करते थे। अब तो पूरे साल का, तो अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, कितनी अमाउंट है, पहले 3 मिलियन को एड बैक करना है, फिर इस पे अमोर्टाइजेशन कैसे लेनी है, 3/5 इज इक्वल टू 0.6, ये हमें माइनस करना। बताइएगा बच्चे समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्जाम में दिक्कत तो नहीं होगी। 6.8 मिलियन, इसमें से 15% विद होल्डिंग टैक्स माइनस हुआ है, वो इंटरेस्ट के तौर पे रिसीव हुआ है, टर्म डिपॉजिट रसीद। अब देखो जरा मेरी बात सुनो गौर से, इसका प्राइमरी बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ फुटवेयर। क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, मुदारबा है, लीजिंग कंपनी, उसके लिए इंटरेस्ट उसका बिजनेस इनकम थी। लेकिन इसके लिए क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये बिजनेस में क्या कर रही है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, ये तो है ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन हमने माइनस कितने से करवाना है, 6.8 से। जब हमने ऐड करना है तो ग्रॉस अप करना है, 6.8 बताइएगा ये कितने परसेंट है, 15% अगर टैक्स कट गया हुआ है तो कितने परसेंट हुई ये फिगर, 85%। हमें ग्रॉस अमाउंट लेंगे जी बच्चे, 8 मिलियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें ऐड करना है। बताएं समझा पाया हूं बच्चे बात जी, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में शामिल है, और प्रॉफिट में से माइनस होगी नहीं बच्चे, उसने कहा है कि प्रॉफिट में इन चीजों को अकाउंट फॉर किया है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिसको ऐड करना था उसको ऐड किया, जिसको माइनस करना था वो माइनस किया, जो इनकम थी वो ऐड हुई होगी और जो खर्चा था वो माइनस हुआ होगा। अब बच्चे बात क्लियर है, तो प्रॉफिट में ये इनकम ऐड है, तो ये क्या बिजनेस की इनकम है, नहीं, तो फिर बिजनेस की इनकम नहीं है तो क्या करते हैं इसको माइनस। और ये कौन सी इनकम हुई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको ऐड कर दें। बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 मिलियन आपने रिसीव किया मॉनिटरी अवार्ड, किससे, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सोशल सर्विसेज ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड्स। ठीक हो गया। अब बताएंगे 1 मिलियन इनकम है ना, लेकिन क्या बिजनेस की इनकम है, कौन सी इनकम है, अदर सोर्स, जो किसी और हेड में क्लब या क्लासिफाई ना हो सके, उसका हेड क्या होता है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब बताएं यहां तक भी बच्चे बात क्लियर हो गई, कोई अभी तक ऐसी कोई बात उसने की हो जो आपको लग रहा हो कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पता या हमने पढ़ी नहीं, कोई ऐसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अच्छा देखिए ऊपर बोला था ना सेकंड पॉइंट, उसका ताल्लुक किसके साथ है, बैड डेट रिटर्न ऑफ। कहता है बैड डेट रिटर्न ऑफ में एडवांस की अमाउंट है 1.72। अब आप मुझे बताइएगा वो बैड डेट राइट ऑफ जिसका जो किसी इनकम की सूरत में ना हो, क्या वो हमारा एक्सपेंस बन सकता है, तो ये तो एक्सपेंस बन ही नहीं सकता। फिर हमें क्या करना होगा, हमने करना यह है कि 3.6 में से पहले हम करेंगे 3.6, इसमें से माइनस करें 1.72, कितनी अमाउंट आई 1.99, पूरे 1.98 आएंगे, क्या है 1.88 आ रहा है, 1.88। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। बच्चे बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। पीजेसी एक सवाल करवाया था, उसके अंदर भी ये था, उसमें पूरा अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, उसमें भी ये एडवांस का जिक्र था। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोबारा बताता हूं बच्चे, बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए, खर्चा बनाने के लिए 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी, उसमें से एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि वो अमाउंट जो जिसका माजी में इनकम बनी हुई होनी चाहिए, अगर वो पैसे हमें रिसीव ना हुए तो वो हम खर्चा बना सकते हैं, अदरवाइज ये खर्चा नहीं बना सकते।
यहां पे हुआ ये था कि ये पैसे दिए हुए थे एडवांस टू सप्लायर। अब आप मुझे बताएं, जब हमने एडवांस दिया था तो एंट्री क्या पोस्ट की थी, एडवांस टू सप्लायर, और क्रेडिट किसे कर दिया था, बैंक को। तो बताएं क्या ये हमारा ये एसेट बना, और यहां पे ये क्या बन गया, ये क्या एसेट एक डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। क्या अब ये रेवेन्यू की सूरत में, नहीं, अगर रेवेन्यू की सूरत में होता, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रिसीवेबल है और साथ हमने क्रेडिट कर देना था रेवेन्यू को या सेल को, अब ये पैसे अगर हमें रिकवर नहीं होते तो फिर हमने क्या बोलना था, बैड डेट, और ये हमारा खर्चा बन सकता था, क्योंकि ये किसकी सूरत में हो रहा है, हाँ पहले हमने इसको इनकम बनाया हुआ था, इसको रेवेन्यू की सूरत में, और यहाँ पे एसेट था। यहाँ पे बैड डेट रेवेन्यू की सूरत में नहीं है, इसका क्रेडिट का इफेक्ट रेवेन्यू नहीं था, इस वजह से ये खर्चा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बच्चे बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन। सेक्शन 29 याद है ना, बैड डेट्स, उसका लेक्चर भी शेयर किया था, उसमें ये 4 कंडीशंस थी। जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताइएगा। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अब किसका जिक्र करने लगा, टैक्स की डेप्रिसिएशन में कहता है इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब देखो डेप्रिसिएशन का जिक्र यहां पे मिल गया, अब इससे एडिशनल कुछ बातें बताने लगा। वो क्या, 0.45 मिलियन सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी एक्वायर कब की गई, अब आप मुझे बताएं, इंपोर्टेड है ना, पाकिस्तान में पहली दफा यूज हो रही है या सेकंड टाइम, पहली दफा यूज हो रही है, एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है या नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं इसमें 0.45 इंक्लूड है, शामिल है, ये गलत लिया होगा या ठीक लिया होगा, गलत, कैसे, क्योंकि 3 मिलियन है तो पहले हमें इस पे इनिशियल अलाउंस लेना है, 3 का कितने परसेंट लेंगे बच्चे, 25%। तो बताएं जरा कितनी अमाउंट बनती है इनिशियल अलाउंस की, 0.75, पहले इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करने लगा हूं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, 3 माइनस 0.75, इसका बच्चे कितना परसेंट लेना है, 15%। बताइएगा बच्चे कितनी अमाउंट बनती है, चलो 3-4 कर दूं राउंड ऑफ करके, तो इसका मतलब है ये फिगर उसने ठीक कैलकुलेट नहीं की, पहले हमें इनिशियल अलाउंस कितना माइनस करना है, 0.75, फिर हमें 0.34 से डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। अब इसकी 3 वर्किंग करनी है, पहले 0.45 रिवर्स करें, ये ठीक नहीं लिया होगा, फिर 0.75 माइनस करें, फिर 0.34 भी माइनस करें। एग्री करते हैं, कोई प्रॉब्लम, देख लो बड़े आराम से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकल बातें हैं सारी की सारी। नेक्स्ट 0.78 मिलियन अ कार प्रोवाइडेड टू चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डेप्रिसिएशन ली हुई है उस गाड़ी की, जो गाड़ी किसको दी हुई थी। अब देखिएगा कंप्लीशन होगी गाड़ी की कितने साल की, यूजफुल लाइफ जून 2025 के अंदर, कार बेच दी, बताएं जिस साल गाड़ी बेचे या फिक्स एसेट बेचे उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, गलत दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक, रिवर्स करना पड़ेगा। अब खुद बता रहे, मैं तो नहीं बता रहा हूं, बात समझ आ गई। 0.78 को रिवर्स करेंगे, एड बैक करेंगे, क्योंकि जिस साल एसेट बिकेगा, जिस साल डिस्पोजल होगी, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा अब अगर बेच दे, तो बेच दे तो आपको याद होगा हमने कहा था गेन और लॉस की वर्किंग फर्ज हो जाएगी आप पे। हाँ क्लियर हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसने बेचने की बात कर दी, अगर बेचने की बात की है तो हमें टैक्स गेन या टैक्स लॉस कैलकुलेट, और ये भी देख लेना अकाउंटिंग का गेन अगर हुआ तो वो माइनस करना पड़ेगा, और अगर अकाउंटिंग का लॉस हुआ तो एड बैक करना पड़ेगा, वो भी रिवर्सल करनी पड़ेगी। तो अब देखिए कहता है बेचा बुक वैल्यू पे, इसका मतलब बुक वैल्यू पे बेचा है तो अकाउंटिंग का ना गेन था, बुक वैल्यू पे अगर हो नो गेन नो, तो अकाउंटिंग वाले का कोई ट्रीटमेंट हमें करने की जरूरत है ही नहीं। अब साथ बता भी दिया कितने में बेचा, अच्छा जी, although its मार्केट वैल्यू एट द टाइम कितनी है, ये हमसे रेलिवेंट है, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। कार हैड ओरिजिनली बीन परचेज, गाड़ी कितने की परचेज की गई,
अ न्यू कार कॉस्टिंग 15। अच्छा, ये नई गाड़ी आगे शुरू हो रही है, ये अगली बात शुरू हो रही है। पहले इसके गेन और लॉस की वर्किंग करें, करते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, कहते हैं जी गाड़ी कार हैड ओरिजिनली बीन परचेज 10 मिलियन और कितने साल मुद्दत पूरी होगी जून 2025 के अंदर? 5 साल। इसका मतलब है 4 साल की हमें डेप्रिसिएशन है, तो हमें इसकी डब्ल्यूडीवी फाइंड करनी है। डब्ल्यूडीवी फाइंड करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था, ये 7.5 है। ओ सॉरी, मैंने बोल दिया, मैंने बोलना नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया। आपको याद होगा इसकी होती है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। बच्चे बात क्लियर है? इसकी कौन सी कॉस्ट है? रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी है? 7.5। शाबाश, कितनी है? 7. अब हमने इसको लेना है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बजाय इसके कि मैं फॉर्मूला लंबा लंबा लगाता जाऊं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ना लगा दूं, 0.85 रेस टू पावर 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिएगा इसकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी 3.9। यही बनेगी ना बच्चे? सबको समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ये मैं आपको समझा भी देता हूं, ये मैंने कैसे वर्किंग किया, मुश्किल बात नहीं है। देखो, लेट्स सपोज अगर कॉस्ट है इसकी कितनी? 7.5, डेप्रिसिएशन पहले साल की माइनस करें तो इस पे एट द रेट ऑफ 15%। ठीक हो गया? करें जरा माइनस 1.125। अच्छा, 1.2 को 1.3 कर दूं राउंड ऑफ करके, 6.4। अच्छा, 4 क्या आ रहा है? 3 मेरा ख्याल 7 बन जाना है ना। हाँ, 3 7 कर दिया। चलो इधर देखो बच्चे, अब मेरी बात सुनो। बजाय इसके कि मैं लंबी लंबी वर्किंग करूं, अगर मैं डायरेक्टली 7.5 का 0.85 लेता तो क्या यही फिगर नहीं बन जानी थी? तो यही मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया ना। अब कितने साल का लेना है? 4 साल का। 4 साल की डेप्रिसिएशन लेनी थी, इसी वजह से मैंने 4 का ये रूल अप्लाई कर दिया। तो आसान हो गया डायरेक्ट वर्किंग। अगर आप करके भी देखेंगे इसी पैटर्न पे 4 साल की वर्किंग, कि इससे आगे भी माइनस करें, इससे आगे भी माइनस करें, तो देखिएगा अल्टीमेटली तकरीबन यही फिगर बनी है। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा बस। कर लेंगे खुद से, टाइम शॉर्ट है, मैं पूरी वर्किंग नहीं करके दे सकता। अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा, हमने इसमें से कंसीडरेशन रिसीव्ड लेनी है। अब कंसीडरेशन रिसीव कितनी है? कितने में बेचा? 2 मिलियन पे। 2 पूरा ले ले। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है। शाबाश, याद आ गया? हमने कहा था फिर आपने क्या करना है? रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कंसीडरेशन। याद आ गया फॉर्मूला? हाँ, कितनी बच्चे फिगर? 1.5। अब ये डिफरेंस आ जाएगा। लॉस ही याद है ना? कितनी अमाउंट? 1 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट नहीं बनता बच्चे, 3.91 है ना, 1.41। फिर भी एक दफा कंफर्म कर लीजिए। बच्चे बात क्लियर हुई? लॉजिकली क्लियर हो गई बात? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर तो हम पूरी एसेट की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ये कंसीडरेशन के लिए ये फॉर्मूला, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। फॉर्मूला क्या था? रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कंसीडरेशन। तो एडजस्टेड कंसीडरेशन से ये लॉस आ गया बच्चे। ये लॉस टैक्स का लॉस है, तो हम माइनस करवा सकते हैं बच्चे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे शुरू करते हैं। नई गाड़ी 15 मिलियन के लिए प्रोवाइडेड टू सीएफओ रिप्लेसमेंट के तौर पे, और अभी तक उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज। अब हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे, इस पे इनिशियल अलाउंस अलाउ
नहीं होता। हमने क्या पढ़ा, व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, उस पर इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा। तो बच्चे इस पर डेप्रिसिएशन की फिगर बताएं। 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, गलत, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट ही 7.5 है। 7.5 का डायरेक्ट आपने 15% लेना था। हमने रूल पढ़ा हुआ है ना कि गाड़ी अगर लीज पे लेंगे तो 2.5, अगर गाड़ी परचेज करके देंगे तो 7.5। ये उसकी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है, इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो ही नहीं सकती, इसमें ये गलती हो सकती। तो ये है रिवीजन लेवल पॉइंट, पता आपको था लेकिन वहां पे एग्जाम प्रेशर में भूल सकते हैं। सही है। मैंने तभी आप लोगों से पूछा कि आप मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पे लेनी है, आपने कहा 15 मिलियन पे। मैंने कहा ये तो गलत है। सही हो गया जी बच्चे। और बड़ी बेसिक सी सिली मिस्टेक हम करके आए कि हमें खुद अपने ऊपर हंसी आएगी कि अगर हम ऐसी गलती करके आए। जी बच्चे, अगला पॉइंट करें जी डिस्कस। एडिशनल इंफॉर्मेशन शामिल नहीं, कहता है पुअर फुटबॉल और सस्टेन लॉसेस की वजह से के बी परमानेंटली क्लोज डाउन कर रहा है अपने एक रिटेल आउटलेट को लास्ट ईयर। क्लोजर की वजह से आउटलेट का अनपेड रेंट है 2.8 मिलियन का, कवरिंग द फाइनल 3 मंथ्स ऑफ इट्स टेनेंसी। अक्टूबर 2024 में लैंडलॉर्ड ने एक्नॉलेज किया कि वाकई लॉन्ग टर्म टेनेंसी रिलेशनशिप की वजह से और इसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से कि इसका बिजनेस बंद हो गया या इसकी रिटेल आउटलेट बंद हो गई, उसने वॉलंटरली वेव कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। अच्छा, अगर माफ कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट को कि आपने मजीद मुझे पैसे नहीं देने, कितने माफ हुए बताइएगा। हमने पढ़ा था बिजनेस रिलेशनशिप में कोई भी बेनिफिट मिल जाए, वेदर कन्वर्टेबल इनटू कैश और नॉट, विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस रिलेशनशिप। अब बताएं ये क्या बन जाएगा? इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? सवाल खत्म। अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? अगर आप मुझे इजाजत देते हैं बिल्कुल सामने कर दूं ताकि हमारे लिए मूव करना आसान हो जाएगा। जी बच्चे, नाम क्या है जी बच्चे इसका? जी केबी लिख दूं? केबी लिख दूं ना? जी बच्चे, के बी एसोसिएट। जी बच्चे, अब हम करने क्या लगे? कंप्यूटेशन। जी बच्चे, टैक्स ईयर 2025 का क्वेश्चन है लेकिन हम टैक्स ईयर 2026 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मैं लिखने में 25 ही लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, इंफॉर्मेशन सारी की सारी किसमें? रूपीज इन मिलियन में। हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम सबसे पहले बच्चे प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125.35। अब हमें इसमें दो एडजस्टमेंट्स लेनी है। जी बच्चे, हमें ऐड करना है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इनएडमिसिबल एक्सपेंस और साथ ही साथ बच्चे हमें
माइनस करना है एडमिजिबल एक्सपेंस को। ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं जी। बताइएगा बच्चे। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन 35 एड बैक करेंगे और बैड डेट एक्सपेंस 4.7। अब ये याद रखिएगा दोनों बातें। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है 35। कोई प्रॉब्लम? बैड डेट एक्सपेंस वो कितनी फिगर 4.75 4.7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? दो फिगर एडजस्ट हो गई। जो जो एडजस्ट करते चले जा रहे हैं साथ साथ टिक भी करते चले जाएंगे। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसकी वर्किंग हम कर चुके होंगे। कितना लेना है 1.88। ये हमने माइनस करना है बैड डेट एक्सपेंस। ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना होगा 1.88। ये माइनस करना। एग्री? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? अगर हम वर्किंग शो करवाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कितना था 3 पॉइंट माइनस ये फिगर। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये भी हमने एडजस्ट कर लिया, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब अगली वर्किंग किसकी है? टैक्स डेप्रिसिएशन। हम पूरी ले लेते हैं, साथ ही एडजस्टमेंट करते रहेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन 42, ये भी माइनस हो गया। ये भी बच्चे हमारा सॉल्व हो गया। साथ साथ हम एक एक स्टेप पूरा करते चले जा रहे हैं। टाइम बाउंड होके क्वेश्चन करना है, जहां पे टाइम पूरा हो जाए छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने समझाया था 2-3 मिनट रह में मुकम्मल हो सकता है, कर ले मुकम्मल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जहां तक जितना हुआ छोड़ दें उसके बाद। अच्छा बच्चे, अब एक एक करके एडजस्टमेंट। जैसे ये हमने एडजस्टमेंट डिस्कस की हुई है कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल इनएडमिसिबल कितना हो सकता है 20%। इससे ज्यादा इनएडमिसिबल नहीं हो सकता। वो कितनी अमाउंट बन रही है 0.32। इन एडमिसिबल परचेजेस एज बात समझ में आ गई? परचेज इनएडमिसिबल हो गई, क्यों? विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटा। अब बचे कितनी अमाउंट है 0.32 ऐड कर दिया। 1.60 माइनस, सॉरी 1.6 मिलियन माइनस किया हुआ था, 0.28 रिवर्स कर दिया, तो बाकी का पूरे का इफेक्ट आ गया ना। क्लियर हो गया जी? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब ये एडजस्टमेंट भी हम सॉल्व कर चुके होंगे बच्चे। ये साथ साथ में टिक करता चला जा रहा हूं, ये भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? 8 million paid as down payment for purchase of office space। जी बच्चे, परचेज ऑफ ऑफिस स्पेस। अब वो 8 मिलियन, वो खर्चा नहीं बनता। अब इसके ऊपर हमें बताया भी नहीं है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ली हुई है या नहीं ली हुई, हम इसको स्किप करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ली हुई, अजम्पशन है आपकी, तो फिर हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। वो क्या रेट होगा 10%। वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये देखें। अब उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं इसके अंदर करनी, इधर ही डायरेक्ट लेना। टैक्स डेप्रिसिएशन 8 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो क्या फिगर होगी 0.8, डायरेक्ट माइनस हो जाए। मैंने कर दिया इस अजम्पशन के साथ कि
डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, समझा दिया। दूसरी असम्पशन लेना तो आसान है वो आपके लिए, बताइएगा। ये पॉइंट भी हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा, 3 मिलियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस को रिन्यू किया, खर्चा बनाया। पहला काम क्या करना है? खर्चे को रिवर्स करना है। पहला काम क्या करना है? खर्चे को रिवर्स करना। दूसरा, उस पर क्या चार्ज करनी है? अमोर्टाइजेशन। तो 3 मिलियन को हम एड बैक करेंगे और उसके बाद क्या लेंगे? अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल ठीक हो गया जी। किसका? हाँ, अब जरूरत नहीं है, अब तो हमने वर्किंग कर दी है। अगर इग्नोर करते हैं फिर हमें नोट लिखना। अच्छा जी बच्चे, अब जरा देखिएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रीन्यूअल फी कितनी आ गई बच्चे? 3। अब साथ ही में इसकी अमोर्टाइजेशन भी ले लूं, अमोर्टाइजेशन। अब बच्चे मुझे बताइएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 कितनी अमाउंट होगी? 0.6। ये माइनस। बच्चे सब लोगों को क्लियर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक एक एडजस्टमेंट पिक कर रहे हैं, उसके सारे इफेक्ट्स हम अकाउंट फॉर करते चले जाए। अब नेक्स्ट बताइएगा, 6.8 मिलियन नेट ऑफ 15% विद होल्डिंग टैक्स। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड। पहला तो काम ये करना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले इसको माइनस करें। दूसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड बनाए और उसमें ऐड करें, लेकिन ग्रॉस अमाउंट के साथ। तो देखिएगा, पहले मैं माइनस करूंगा जी। कौन सी अमाउंट दी हुई है उसने? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। और बता दें, एज अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको ग्रॉसअप करना है ना, 6.8 डिवाइडेड बाय 80। बिल्कुल क्लियर हो गया। हम हर एक इंफॉर्मेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं साथ साथ रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 1 मिलियन रिसीव किया मॉनिटरी अवार्ड प्रोविंशियल मिनिस्टर से जी, मिल गया जी। अब आ गया मॉनिटरी अवार्ड फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपको पता है सिर्फ प्रेसिडेंट से अगर मिले तो वो एग्जाम्प्ट होता है, बाकी किसी से भी मिले टैक्स से मिले। और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। याद है ना ये बात जी बच्चे? ये भी बच्चे पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया। इसकी कोई और ट्रीटमेंट नहीं थी। 1 मिलियन की प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल नहीं है, तो माइनस नहीं करना। भूलना नहीं है ये बच्चे हमने लेस कर दिया। अब बताइएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, ये एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई। ये बैड डेट्स वाला पॉइंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। नोट नंबर 2 ऊपर ही हमने सॉल्व कर दिया होगा। टैक्स की डेप्रिसिएशन। अब जरा बताइएगा, सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीन, ये 0.45 गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। पहले इसको रिवर्स करते हैं। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है रॉन्गली। अच्छा, अब 0.45 ऐड किया ना, पहले माइनस हुई, हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम चार्ज करते हैं। पहले लेंगे इनिशियल अलाउंस।
बताइएगा बच्चे 3 मिलियन, इसका 25%, 0.75। नेक्स्ट बच्चे टैक्स डेप्रिसिएशन, ये होगा 3 माइनस 0.75 इंटू 15%, 0.34। ये भी बचे हमने माइनस कर दिया। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये पॉइंट भी बचे हमने सॉल्व कर दिया। देखिए ये भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि डेप्रिसिएशन 0.78 जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो जिस साल, उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज, वो भी रॉन्गली हमने चार्ज की हुई है। चार्ज रॉन्गली कितनी अमाउंट है? 0.78। और हमने लॉस की वर्किंग कर दी, हमें दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा बच्चे मुझे बताइएगा जो लॉस की वर्किंग है, वो लॉस टैक्स लॉस आया था ना, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल 2.41। और जो नया एसेट या नई गाड़ी खरीदी है उस पर टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन व्हीकल पे 1 पॉइंट। जी बच्चे कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब ये भी एडजस्टमेंट हमारी मुकम्मल सॉल्व हो गई हर लिहाज से। अब आते हैं, हमने कहा था कोई भी बेनिफिट बिजनेस के रिलेशनशिप में मिले, इनकम फ्रॉम बिजनेस में 2.8, वेव ऑफ अनपेड रेंट 2.8। बच्चे आप सॉल्व कर लें, इसको सम कर दें इसको। सॉरी ये मैंने इस जगह पे लिख दिया गलती से, ये ऐड होना है ना, ये एडमिसिबल में नहीं आना, यहां पे आना। वेव्ड ऑफ अनपेड रेंट 2. ये टैक्स लॉस है, टैक्स वाला, हाँ ये ऊपर लिख दिया ना, इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ, बार बार वो मुझे करना पड़ेगा। टैक्स लॉस माइनस होना था, वो पता नहीं चलता, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है ये लिखते हुए। जी, अ वेव ऑफ अनपेड रेंट, हमें पैसे देने थे, हमारी लायबिलिटी थी, लेकिन लैंडलॉर्ड ने हमें माफ कर दिए। लायबिलिटी जब राइट बैक होगी तो आपकी इनकम बन जाएगी। तो हमने कहा कि अगर बिजनेस के बेनिफिट कोई भी हमें मिले, चाहे वो कैश में मिले या अदर देन कैश में, वो टैक्सेबल बेनिफिट होगा और इनकम में शामिल करना, तो हमने इनकम बना। हम नहीं कर रहे, अगर हम करते तो हमारे लिए बैड डेट बन गया ना, एक्सपेंस बन गया। वो हमने पढ़ा हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर हमने रेंट की अमाउंट के अंदर इसको शामिल किया हुआ है और हमें वो रिसीव नहीं हुआ, और वो उसकी कंडीशन है कि बोनाफाइड है, टेनेंसी एग्रीमेंट, वो सब कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो फिर हम उसको अपना एक्सपेंस बना सकते हैं। अच्छा बच्चे अब टोटल करते हैं इसका, अब इससे आगे हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था टैक्स लायबिलिटी भी एक दफा कैलकुलेट कर दें। हाँ टोटल कर लो बच्चे, 180 पॉइंट है, कंफर्म कर लीजिएगा बच्चे। चले जी, बात टोटल वगैरह फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, इसका टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो गई, ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम बता रहे हो बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो नहीं किया इसमें। चलिए दोबारा बताइएगा, 120,708 कर दूं, और इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 9 भी ऐड कर दीजिएगा,
131.71, ये आ गई बच्चे टैक्सेबल इनकम। जी बच्चे, अब जरा कैलकुलेट कीजिएगा टैक्स लायबिलिटी। बच्चे एओपी है ये, एओपी क्लियर है? तो अब ये याद रखना, ये ना लिखना सैलरीड या नॉन सैलरीड, क्योंकि ये क्या है एओपी। एओपी के लिए आपको पता है स्लैब रेट्स तो हमें वो नॉन सैलरीड वाले ही लिखने हैं, लेकिन आगे लिखना नहीं है नॉन सैलरीड, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लिखा जाता है। अब मुझे बताइएगा ये स्लैब मोस्ट प्रोबेबली सबसे आखिरी स्लैब है, तो सबसे आखिरी स्लैब है तो टैक्स ऑन रुपीज बताइएगा। टैक्स ऑन रुपीज 5.6 मिलियन, कितनी अमाउंट? अब मिलियंस में ही बताइएगा डाटा। 1.41 मिलियन है, 1.61 मिलियन, कंफर्म कर लीजिएगा, मैं गलती कर सकता हूं। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 5.6 मिलियन, 126.1 मिलियन एट द रेट ऑफ 45%। लेकिन यहां पे कोई अगर ये प्रोफेशनल होता 40%, प्रोफेशनल सर्विसेज को जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती, तो फिर कितना रेट यूज करना है? 40%। क्लियर हो गया? समझ आ गई बच्चे बात की? 56.74। अब इसका टोटल कीजिएगा, ये 5 आ गया, 3 1 कैरी आ गया, 8 और 58.35। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या ये 10 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रही? कर रही है, तो सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? उसने कहा था सरचार्ज को कंसीडर, और इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी बस पूछा होगा उसने हमसे, उसने आगे हमें ये नहीं कहा टैक्स पेएबल आप कैलकुलेट करके। तो इतना ही हमारे लिए काफी, बाकी विद होल्डिंग टैक्स जो भी थे वो हमें माइनस करने। बच्चे बात क्लियर होगी? अब बताएं ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का। जी 16 मार्क्स का। बताएं कितना आराम से हल हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम थी हमारे नंबर कटने थे वो व्हीकल वाले में क्लियर, वो मेरा ख्याल 3 नंबर का पॉइंट होगा मैक्सिमम। अब देखते हैं जरा एग्जामिनर ने क्या कहा है इसके बारे में कि बच्चों ने क्या क्या गलतियां की हुई। देखो अब खुद आप सोचो, बच्चे तैयारी खुद करके जाते हैं या नहीं करके जाते? गलती देखो, 27% बच्चे इसमें पासिंग मार्क्स लेके आए हैं, सिर्फ 27% बच्चों के सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। अगर 100 अपीयर हुए थे तो अब सवाल क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा अब जरा देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सेशन में मार्जिनली इंप्रूव्ड हुई है, ये बातें बाद में पढ़िएगा जी। वही बातें हैं, कहता है फ्रीक्वेंट एरर, एक जैसी ही गलती कहते हैं, बेसिक एडजस्टमेंट कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, टैक्स की ट्रीटमेंट के अंदर जो रिफ्लेक्ट किया जाए। अच्छा अब जरा देखो disallowance relating to payment made to gross associate for non deduction of withholding tax incorrectly computed, सही कैलकुलेट ही नहीं की। कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 मिलियन का न्यू ऑफिस और 3 मिलियन का सॉफ्टवेयर एड बैक नहीं किया हुआ। अगला देखो कहता है इंटरेस्ट नॉट क्लासिफाइड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो अदर सोर्स में लेके ही नहीं गए। इसके अलावा अमाउंट 8 मिलियन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दिया, बजाय इसके कि 6.8 माइनस करना था। माइनस नेट ऑफ करनी थी लेकिन ऐड ग्रॉस करनी होती। ये रूल आपको पता है, चाहे डिविडेंड हो चाहे प्रॉफिट ऑन डेट हो। उसके बाद बच्चे देखो मॉनेटरी अवार्ड रिसीव किया प्रोविंशियल मिनिस्टर से, इनकरेक्टली उसे ट्रीट क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कब होता है? जब किससे मिले? प्रेसिडेंट से मिले। किससे मिले? सदर से मिले, याद रखना है, प्रेसिडेंट से मिले तब उसको एग्जम्प्ट कर दिया। उसके बाद बच्चे क्या था? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट एडवांस टू सप्लायर, इसको कंसीडर ही नहीं किया। हाँ ये भी पॉइंट रिविजन लेवल बन सकता है, बाकी पॉइंट जो ऊपर वाले थे वो नहीं है मुश्किल पॉइंट। अगला देखो अनपेड रेंट वेव्ड ऑफ, इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिख के बैठ गए, क्योंकि ये किस रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा था, या किसी ने पकड़ा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख दिया। ये बच्चे बात क्लियर होगी। कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर व्हीकल वाज नॉट रिस्ट्रिक्ट, देखें
समझ आ गई बच्चे? जो नई मोटर व्हीकल है उसको रिस्ट्रिक्ट कितने में नहीं किया, और इनिशियल अलाउंस उसके ऊपर चार्ज करवा दिया। क्या चार्ज करवा दिया? और कैटेगोरिकली उसकी डेफिनेशन में गिवन है व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल वाज ईदर टोटली इग्नोर्ड या उसकी अदर एरर्स किया हुआ। कंसीडरेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया 7.5 मिलियन। अब समझ आई है बच्चे बात की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट रिसीव्ड वाज नॉट टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। यहां तक हो गया? अच्छा बच्चे अब जरा देखिएगा इस पेपर को पढ़ के हमें लगता नहीं है कि एक फिगर हमने कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी सवाए इस पॉइंट के जो हम गलती कर बैठते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश क्या करें पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ा करें, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ा करें। टाइम शॉर्ट है, मैं एक शॉर्ट सा क्वेश्चन इंडिविजुअल का स्टार्ट करता हूं। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में टाइम जरा ज्यादा लगेगा मुझे। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये टैक्स ऑन टैक्स की वर्किंग इसमें है, डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? शुरू करें जी बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल एम्प्लॉयड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स के मुताबिक आपने कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम को, टैक्स लायबिलिटी बिलाल की टैक्स ईयर 2025 के लिए। तमाम रेलिवेंट एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंसेस देख लें। वही बात दोबारा रिपीट हो रही हर क्वेश्चन के अंदर, इवन दो चाहे बिजनेस का न्यूमेरिकल, इंडिविजुअल का, चाहे सेल्स टैक्स का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आजम टेक्सटाइल लिमिटेड का, टैक्स ईयर 2025, उसे प्रोवाइड किए गए फॉलोइंग बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट के दौरान। मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी है बच्चे? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6 मिलियन। उसको रिसीव होना है फिक्स एनुअल बोनस, खुद देखिएगा कितने माह का। अच्छा अब आप करें 500,000, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, कितनी अमाउंट बन रही है? 1 मिलियन। अभी मैंने वर्किंग की है, मैं पूरे का पूरा सॉल्व करूंगा। उसे 2 बेसिक सैलरी बोनस के तौर पे मिल रही है। तो एक बेसिक सैलरी कितने की है? 5 लाख की। तो 2 कितने की हुई? 1 मिलियन। पढ़ेंगे, यही लिखा रही है, entitled to receive a fixed annual bonus equivalent to 2 months basic salary in June 2025। अच्छा अब जरा आगे देखते हैं। He also receive a monthly reimbursement। मंथली रीइंबर्समेंट क्या है? 20,000 रुपए पर चाइल्ड। हर बच्चे की 20,000 रुपया फीस उसकी वापस हो रही है, उसको रीइंबर्स हो रही है एम्प्लॉयर की तरफ से। सबमिशन ऑफ स्कूल फी वाउचर, जब वो स्कूल फी वाउचर जमा करवाता है कंपनी को। बिलाल के कितने बच्चे? 2। तो अब हम क्या करेंगे? 20,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये एक माह की फी रिफंड हुई। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है? 12 से। पूरे 12 माह का फी वाउचर उसको रीइंबर्स हो गया। जो भी फिगर बनी वो हमने ऐड कर दी। बात समझ में आ रही है? मुश्किल बात नहीं है ये। 1 अक्टूबर 2023 को ही टुक, अच्छा ये टोटल फी का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, कितने मिलियन का? अच्छा लिया कब है? 1 अक्टूबर 2023 में, टैक्स ईयर 2024 में लिया लोन। कहता है रीपे कितना कर चुका है? 30 जून 2024, पिछले साल तक। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 उसने कोई रीपेमेंट नहीं की। अब मैं अगर कहूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 3 मिलियन है। इसमें से पिछले साल कितना अदा कर चुका है? तो क्या उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? नहीं होगा। तो कितने पे कैलकुलेट होगा? अभी इस साल कोई पेमेंट नहीं की, इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो क्या रेट आएगा? पूरे साल का आएगा ना, क्योंकि पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा।
अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात यहां तक क्लियर हो गई। उसने कोई पेमेंट नहीं की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से। 30 जून कौन सी डेट है? साल का आखिरी दिन। एटीएल ने अप्रूव कर दिया एडजस्टमेंट को उसकी जून की सैलरी और एनुअल बोनस के साथ। उन्होंने कहा जी हम इस लोन को एडजस्ट करने लगे हैं। किसके साथ? दो चीजों के साथ। आपकी पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? एनुअल बोनस। एनुअल बोनस कितना था? 1 मिलियन। ये अब आपको मिलेगा नहीं, ये समझा गया, मिल गया, वो ऊपर ऐड कर चुके हैं। दूसरा क्या था? जून की तनख्वाह भी नहीं देंगे। जून की तनख्वाह कितनी बनती है? वो भी उड़ गई। बाकी कितना बचा? वो माफ हो गया, वेव ऑफ हो गया। क्या है ना? वेव्ड द रिमेनिंग। ये बेनिफिट बन गया, ये भी टैक्सेबल सैलरी इनकम में बच्चे ऐड हो जाए। बात खत्म। ये एडजस्टमेंट्स थी। कितने नंबर का सवाल है? अब आगे देखो, इनकम टैक्स रिलेटेड टू उसकी सैलरी और बाकी बेनिफिट्स, वो कौन है? इनकम टैक्स रिलेटेड टू हिज सैलरी और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बोर्न बाय। ये बच्चे बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? शुरू करें जी सवाल को हल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम बताइएगा इसका क्या है? नहीं, एटीएल उसका नाम बताना, इंडिविजुअल का। बिलाल है ना, हम एटीएल के लिए थोड़ी कह रहे हैं। पेपर आ रहे हैं, आप लोग जरा होशो हवास में रहिएगा, नींद अपनी अच्छे तरीके से पूरी करें, ठीक है? बगैर सोए एग्जाम में मत जाइएगा। हमें जितना मर्जी हम कोशिश कर लें, हम उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते। 6-7 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी करके अच्छे तरीके से सुकून से फ्रेश होकर फिर जाइएगा, ठीक है? और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये ना हो भारी भरकम करके चले जाएं, तब भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बिल्कुल ना करके जाएं, तब भी प्रॉब्लम होगी। फिर ये होगा कि मिड ऑफ द पेपर आपके लिए बहुत परेशानी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है? हाँ, इस दफा तो रोजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में बरकत है, तो सहरी करके जाइएगा, ठीक है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया सहरी में बरकत रखिए, तो सहरी का खाना लाजमी खाया करें जी। इंशाल्लाह जी बच्चे, ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला जी आप लोगों को आपकी मेहमान नवाजी जन्नत में भी ऐसी करे, गाजर के हलवे के साथ। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। जी बच्चे, पर्सनल स्टेटस बेहतर है, वो लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसके ना लिखने की वजह से नंबर नहीं कटते। पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। अजम्पशन है, अगर ना गिवन हो तो हम रेजिडेंट की अजम्पशन। क्लियर हो गया? अगर लिखेंगे तो बेहतर है, नहीं